जरा दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं की कल्पना कीजिए। मतलब एक तरफ साहित्य का एक बेहद शांत एकांत सा अध्ययन कक्ष है। एक ऐसी जगह जहां केवल पुरानी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती है ना? जहां किसी एक विचार पर घंटों तक मौन रहकर चिंतन किया जा सकता है। बिल्कुल, एक ठहराव वाली जगह। हाँ, और दूसरी तरफ जरा राजनीति के एक अत्यधिक शोरगुल वाले मंच के बारे में सोचिए। मतलब एक ऐसा अखाड़ा जहां हर पल हंगामे हैं, दांव पेच हैं और बहुत भारी भीड़ है। हाँ, भीड़ है। और जहां अगर आप मौन रह गए तो उसे अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। ये दोनों दुनियाएं केवल अलग नहीं हैं, बल्कि देखा जाए तो इनके काम करने का तरीका और इनकी जो मूल प्रकृति है ना, वो एक दूसरे को पूरी तरह से खारिज करती हैं। सही कहा। मतलब एक जगह विचारों का ठहराव है, तो दूसरी जगह सत्ता की एक अंधी दौड़ है। और आमतौर पर हमारी धारणा यही होती है कि एक व्यक्ति इनमें से किसी एक ही दुनिया का निवासी हो सकता है। या तो वो विचारक होगा या नेता। बिल्कुल, या तो कोई उस शांत कमरे का विचारक होगा या फिर उस शोरगुल वाले मंच का नेता। लेकिन आज की इस विस्तृत गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का दस्तावेज है जिसने दोनों नावों की सवारी की। बिल्कुल, जिसने न सिर्फ इन दोनों नावों पर एक साथ पैर रखा, बल्कि उस सफर को बेहद कामयाबी के साथ पूरा भी किया। जी। तो आज हम 1992 में प्रकाशित विष्णुकांत शास्त्री जी के प्रसिद्ध संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की के पन्नों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण सूचनाओं की इस बहुत ही तेज दौड़ वाले युग में श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट है। मतलब जो भी ये समझना चाहते हैं कि एक इंसान का व्यक्तित्व असल में कैसे निर्मित होता है, उनके लिए ये चर्चा बहुत खास है। आज जहां हर डिजिटल जानकारी 24 घंटे में मिट जाती है ना। हाँ, वो स्टोरीज जो गायब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये चर्चा इस बात की पड़ताल करेगी कि महान लोगों की संगत और यात्राएं कैसे किसी के अस्तित्व को स्थायी रूप से समृद्ध बनाती हैं। सही बात है। हम अक्सर इतिहास को तारीखों से समझते हैं, लेकिन ये संस्मरण हमें दिखाता है कि इतिहास और संस्कृति दरअसल व्यक्तिगत संबंधों और स्मृतियों से बुने जाते हैं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत किताब के शीर्षक से ही करते हैं। सुधियां उस चंदन के वन की। मतलब ये नाम किसी संस्मरण का कम और किसी कविता का अधिक लगता है। हाँ, बहुत काव्यात्मक है। और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि ये शीर्षक वास्तव में कविता से ही लिया गया है। ये जो प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि थे ना, गिरिजा कुमार माथुर, उनकी पहली कविता पुस्तक मंजीर से प्रेरित है। ये चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गिरिजा कुमार माथुर जी हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के एक बहुत प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अज्ञेय जी के तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। तो विष्णुकांत शास्त्री जी का उनकी पंक्तियों से अपने अपने जीवन के सबसे निजी संस्मरण का नाम चुनना उनके गहरे साहित्यिक आग्रह को स्थापित करता है। ये बताता है कि वे दुनिया को किस नजरिए से देखते थे। और विष्णुकांत शास्त्री जी का अपना जीवन भी तो किसी महाकाव्य से कम विस्तृत नहीं था। 2 मई 1929 को उनका जन्म हुआ। फिर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दशकों तक हिंदी के प्रोफेसर रहे। एक लंबा एकेडमिक करियर। हाँ, कक्षाओं में पढ़ाना, ब्लैक बोर्ड पर साहित्य के भारी भरकम सिद्धांत समझाना, ये उनका एक रूप था। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे पश्चिम बंगाल में विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राज्यसभा के सांसद रहे और बाद में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल भी बने। एक बहुत ही विविधतापूर्ण जीवन। हाँ, और 17 अप्रैल 2005 को जब उनका निधन हुआ ना, तब भी वे पटना जा रहे थे श्रीमद् भगवद गीता पर एक व्याख्यान देने के लिए। ट्रेन में हृदयाघात से उनका निधन हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कक्षाओं की चौक की धूल से लेकर उत्तर प्रदेश के राजभवन तक का यह सफर, ये केवल पदों का सफर नहीं है, ये विचारों की एक बहुत लंबी यात्रा है। ज्ञान साझा करने की ये जो ललक थी ना, ये उनके अंतिम क्षणों तक बनी रही। इस पूरी यात्रा को देखते हुए ना मेरे मन में एक रूपक आ रहा है। मतलब एक तरह की तुलना। बताइए। ये ऐसा है जैसे एक ही व्यक्ति किसी शांत आश्रम का मुख्य साधु भी हो और उसी वक्त किसी बेहद व्यस्त चौराहे का ट्रैफिक पुलिस भी। अरे वाह, क्या तुलना है। हाँ, तो अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है। मतलब क्या साहित्य के उस गहरे अध्ययन ने उन्हें राजनीति के शोरगुल में शांत और स्थिर बनाए रखा, या फिर राजनीति की उस कठोर जमीनी सच्चाई ने उनके साहित्य को हाथी दांत की मीनारों से निकालकर यथार्थवादी बना दिया? बहुत गहरा सवाल है।
क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों क्षेत्रों ने एक दूसरे से कभी टकराव ही न किया हो। ये द्वंद्व ही इस पूरी चर्चा का असल केंद्र है। अगर हम स्रोत सामग्री की थोड़ी गहराई में जाएं, तो इसका उत्तर उनके ज्ञान और कर्म के संतुलन के पीछे छिपे विज्ञान में मिलता है। वो कैसे? देखिए, विष्णुकांत शास्त्री जी मुख्य रूप से भक्ति साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। उन्होंने तुलसीदास जी और सूरदास जी पर बहुत गंभीर काम किया था। अब भक्ति साहित्य की मूल प्रकृति क्या है? यह अहंकार के विसर्जन और संपूर्ण समर्पण की बात करता है। ओहो, मतलब सत्ता के एकदम केंद्र में रहते हुए भी सत्ता के अहंकार से बचने का जो उपकरण था, वो उन्हें उनके साहित्य का अध्ययन नहीं दिया? बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। राजनीति में व्यक्ति अक्सर सत्ता या पद को ही अपना सब कुछ मान लेता है ना? हाँ, वो घमंड आ जाता है। लेकिन जिसने जीवन भर तुलसी या सूर का दर्शन पढ़ा हो, उसके भीतर ना एक दार्शनिक गहराई आ जाती है। साहित्य ने उन्हें वो दृष्टि दी जिससे वे राजनीति में रहते हुए भी एक तटस्थ दूरी बनाए रख सकें। और दूसरी ओर राजनीति ने उन्हें बंद कमरों से निकालकर आम लोगों के बीच खड़ा कर दिया। इससे उनका साहित्य कभी भी केवल बौद्धिक विलास का साधन नहीं बना। अच्छा, वो हमेशा जमीन से, लोगों की पीड़ा से जुड़ा रहा। ये संतुलन वास्तव में बहुत दुर्लभ है। तो आइए अब उस चंदन के वन के भीतर ही चलते हैं। चलिए। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। जब हम इन आलेखों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इनमें हिंदी साहित्य के महान नायकों के बहुत ही व्यक्तिगत, एकदम अनछुए और कभी-कभी बड़े ही विनोदी किस्से दर्ज हैं। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ ये पुस्तक एक बोरिंग एकेडमिक दस्तावेज से आगे बढ़कर एक जीवन स्मृति बन जाती है। आमतौर पे हम इन महान साहित्यकारों को उनके गंभीर स्थापित रूपों में ही देखते हैं ना जी। उनके विचारों का वजन इतना ज्यादा होता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि भाई वे इंसान भी थे। सच में। अब जैसे स्रोतों में अज्ञेय जी के अध्याय का बहुत ही दिलचस्प जिक्र है, जिसका नाम है आलोक हुआ अपनापन। जी। अज्ञेय जी को हिंदी साहित्य में एक बेहद गंभीर, प्रयोगवादी और एक बहुत ऊंचे बौद्धिक शिखर पर बैठे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन इस अध्याय में शास्त्री जी ने उनके आस्तिकता की ओर झुकाव का विस्तार से जिक्र किया है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, और एक घटना तो बहुत ही मजेदार है। मतलब एक बार शास्त्री जी ने कोई भाषण दिया जिसमें शायद उन्होंने कई नाम गिनाए होंगे मंच से। भाषण के बाद अज्ञेय जी ने उन पर कटाक्ष करते हुए बड़े मजाकिया लहजे में कहा, आप कब से प्रभाकर माचवे की तरह नाम की तालिका से काम चलाने लगे? अरे बाप रे! प्रभाकर माचवे जो भी तो बड़े साहित्यकार थे। हाँ। और शायद उनकी शैली में नामों या संदर्भों की लंबी सूचियां गिनाने की आदत रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो अज्ञेय जी का शास्त्री जी को इस तरह से टोकना, वो भी सार्वजनिक जीवन में, उनके बीच की उस बौद्धिक सहजता को दर्शाता है। ये कटाक्ष केवल एक चुटकुला नहीं, ये उस दौर की साहित्यिक संस्कृति को दिखाता है जहां बौद्धिक असहमति और परिहास दोनों साथ साथ चलते थे। सही बात है। इसी तरह महादेवी वर्मा जी का अध्याय है दीप बुझ गया शिखा अमर है जी। अब महादेवी जी की कविताएं पढ़ते हुए हमेशा वो नीर भरी दुख की बदली जैसी गहरी वेदना और करुणा का एहसास होता है ना। बिल्कुल, करुणा की प्रतिमूर्ति। लेकिन इस संस्मरण में उनके सबसे बड़े रोष यानी उनके भयानक गुस्से का वर्णन है। अब यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगी। जी बताइए। जब कोई पाठक इन महानायकों की इतनी निजी कमजोरियों को पढ़ता है, जैसे महादेवी जी का गुस्सा या फिर नामवर सिंह जी के अध्याय रणनीति की वरीयता में उनके दिल्ली आने पर खाई गई 3 कस्मों का जिक्र है, तो क्या इससे एक तरह का जोखिम पैदा नहीं होता? मतलब क्या इन महान हस्तियों के गंभीर कामों से हमारा ध्यान भटक कर महज गपशप की तरफ नहीं चला जाता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। मतलब अक्सर हमें लगता है कि महान लोगों की छवि बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए, जैसे संगमरमर की कोई मूर्ति हो। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन मूर्तियां कविताएं नहीं लिखती ना। अरे वाह! जब कोई ये पढ़ता है कि करुणा की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा भी किसी अन्याय या बात पर अत्यधिक क्रोधित हो सकती थी, या नामवर सिंह जैसे प्रखर आलोचक ने भी जीवन के किसी मोड़ पर कुछ कस्में खाई थीं, तो वे हमें बहुत अधिक प्रामाणिक लगने लगते हैं। यानी उनकी ये जो मानवीय कमजोरियां हैं वो उनकी महानता को कम नहीं करती बल्कि उसे सच साबित करती हैं। निस्संदेह महान विचारक भी आखिर इंसान ही होते हैं।
उनके जो विरोधाभास हैं, उनके छोटे छोटे स्वभाव के पहलू हैं, उनकी कमजोरियां ही असल में वो कच्चा माल है जिससे उनका महान साहित्य जन्म लेता है। हाँ, एक क्रोधित हो सकने वाला व्यक्ति ही तो करुणा की सच्ची गहराई को समझ सकता है ना। बिल्कुल। इसलिए ये कोई गपशप नहीं है, ये उस इंसान के उस मनोवैज्ञानिक ढांचे तक पहुंचने की चाबी है जिसने वे कालजयी रचनाएं रची हैं। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है सोने का। और इसी कड़ी में शास्त्री जी ने उमाशंकर जोशी जी को भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष और ऋषि कवि की संज्ञा दी है जी। और देवेंद्रनाथ शर्मा जी को वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति कहा है। मतलब दूसरों के गुणों को इतनी उदारता से स्वीकार करना आज के ईर्ष्या भरे दौर में एक बहुत बड़ी बात लगती है। सच में। इसके अलावा एक अध्याय उनके पिता पर भी है, पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता। ये बहुत खास अध्याय है। पिता पर लिखा गया ये अध्याय संस्मरण विधा की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, निष्पक्षता, उसे पार करता है। हाँ, क्योंकि परिवार पर निष्पक्ष लिखना मुश्किल है। बिल्कुल। एक बेटे का अपने पिता को केवल एक श्रद्धेय मूर्ति के रूप में ना देखकर एक इंसान के रूप में देखना, उनके बीच की जो भावनात्मक दूरियां और नजदीकियां थीं, उनको ईमानदारी से दर्ज करना, ये बहुत ही परिपक्व और पारदर्शी लेखन का प्रमाण है। अच्छा, अब यहाँ से ना हम इस चर्चा को एक दूसरे आयाम की ओर मोड़ते हैं। जी। अभी तक हमने जिन पेड़ों की बात की इस चंदन के वन में, वे सब इंसान थे। जी। लेकिन ये चंदन का वन केवल व्यक्तियों से नहीं बना है। इसमें स्थान, भूगोल और संस्कृति की भी बहुत गहरी जड़ें हैं। शास्त्री जी की यात्राओं के संस्मरण ये दिखाते हैं कि कैसे भूगोल की सीमाएं संस्कृति के सामने छोटी पड़ जाती हैं। बिल्कुल। यात्रा वृत्तांत अक्सर केवल स्थानों का टूरिस्ट गाइड जैसा विवरण बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब एक साहित्यकार यात्रा करता है ना, तो वो केवल इमारतें या नदियां नहीं देखता, वो उस स्थान की सांस्कृतिक आत्मा से संवाद करता है। जैसे काशी यानी बनारस का ही उदाहरण लें। हमारे स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि शास्त्री जी के लिए काशी सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं था, उनके लिए ये साहित्यिक और वैचारिक चेतना का केंद्र था। एक पूरी दुनिया थी उनके लिए। हाँ, और इसका सबसे जीवंत रूप तब देखने को मिलता है जब वे गुजरात की यात्रा पर जाते हैं। जी। 11वें अध्याय भागवत भूमि उत्तर यात्रा में एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है। इस यात्रा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान राय आनंद कृष्ण जी, जिन्हें प्यार से राजा भैया कहा जाता था, वो शामिल होते हैं। तो स्रोतों के अनुसार राजा भैया के पहुंचने से उस यात्रा में एक अद्भुत रसिकता आ गई थी। यहाँ रसिकता शब्द का प्रयोग ना बहुत ही गहरे अर्थ में हुआ है। वो कैसे? देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रसिक वो है जो जीवन, कला और प्रकृति के रस को, उसके आनंद को ग्रहण कर सके। अच्छा। जब समान विचारधारा वाले, साहित्य और कला की इतनी गहरी समझ रखने वाले लोग किसी यात्रा में साथ होते हैं, तो वो महज एक एक शहर से दूसरे शहर जाने की प्रक्रिया नहीं रह जाती। वो कुछ और बन जाती है। हाँ, वह विचारों का, कविताओं का और सांस्कृतिक स्मृतियों का एक चलता फिरता उत्सव बन जाती है। क्या बात है। लेकिन भूगोल और स्मृतियों के इस संगम का जो सबसे शक्तिशाली उदाहरण इस पुस्तक में है ना जी, वो 12वां और अंतिम अध्याय है। पीढ़ियों से बिछड़े भाइयों के बीच चंद्रोस। जी, ये बहुत भावुक करने वाला हिस्सा है। यह अध्याय सूरीनाम की यात्रा पर केंद्रित है। अब जब हम सूरीनाम की बात करते हैं तो श्रोताओं के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। बिल्कुल। 19वीं सदी में भारत से लाखों लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था, जिनमें से सूरीनाम भी एक था। ये लोग अपना घर, अपनी जमीन सब पीछे छोड़ गए थे। लेकिन स्रोत बताते हैं कि सूरीनाम में बसे इन भारतीय मूल के लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज भारत से मुख्य रूप से 3 विशेष पुस्तकें अपने साथ लेकर आए थे। जी। वो थी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और सूरदास की दान लीला। ये तथ्य केवल इतिहास का कोई फुटनोट नहीं है, ये मानव सभ्यता के जीवित रहने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सही बात है। अगर इसे एक कदम और आगे ले जाएं, मतलब सोचिए, जब वो मजदूर जहाजों में बैठे होंगे तो उनके पास खाने पीने या कपड़े रखने की बहुत ही सीमित जगह होगी। बहुत कम। उस भयानक गरीबी और अनिश्चितता के बीच उन्होंने सोने चांदी या किसी कीमती सामान के बजाय इन 3 किताबों को चुना। क्योंकि वो किताबें उनका सहारा थीं। बिल्कुल। रामचरितमानस ने शायद उन्हें एक नैतिक ढांचा दिया, हनुमान चालीसा ने उस अजनबी दुनिया में डर से लड़ने का साहस दिया होगा, और सूरदास की कविताओं ने उन्हें उनके छूटे हुए वतन के सौंदर्य की याद दिलाई होगी। जी।
ये एक चलता फिरता सांस्कृतिक टाइम कैप्सूल है। ये साबित करता है कि किसी संस्कृति की असली जड़ें जमीन के टुकड़ों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में होती हैं जिन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। बहुत खूब कहा आपने। समाजशास्त्र में इसी प्रक्रिया को ना सामूहिक स्मृति यानी कलेक्टिव मेमोरी कहा जाता है। वे 3 किताबें केवल छपे हुए पन्ने नहीं थीं। वे उन मजदूरों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के बीच, भारत और सूरीनाम के बीच एक अदृश्य पुल थी। एक पुल, बिल्कुल। जब सब कुछ छिन जाता है ना, तब कविताएं और स्मृतियां ही वो जमीन बनती हैं जिस पर इंसान अपने वजूद को दोबारा खड़ा करता है। और स्मृतियों और भाषा के इसी सौंदर्य को समेटते हुए किताब में हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही जादुई पंक्ति का जिक्र आता है। कौन सी पंक्ति? पंक्ति है, चांदनी में वो सफेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है। ओहो! मतलब ये महज एक वाक्य नहीं है, ये भाषा के जरिए एक दृश्य को पूरी तरह महसूस कराने की कला है। बिल्कुल। ये पंक्ति भाषा की उस ताकत को दिखाती है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाती है। धूप की गर्मी और चांदनी की ठंडक को एक ही धागे में पिरो देना ही तो असली रसिकता है। सच में। लेकिन इतने सौंदर्य, इतनी करुणा और इतनी रसिकता के बीच हमें अब उस विषय पर आना होगा जो इस चर्चा का सबसे जटिल हिस्सा है। राजनीति का वो ब्लैक होल। हाँ, राजनीति का ब्लैक होल। वो क्षेत्र जिसने विष्णुकांत शास्त्री जी के जीवन का एक बहुत बड़ा और सक्रिय हिस्सा लिया। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दर्ज है यहाँ पर। महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शास्त्री जी को राजनीति में जाने को लेकर एक चेतावनी दी थी। जी, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, राजनीति में डूबने वाले की मनुष्यता प्रायः डूब जाती है। बाप रे, बहुत ही कठोर बात है ये। हाँ, और दूसरी ओर इसी संस्मरण में राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय जी का भी विस्तृत वर्णन है, जिन्हें शास्त्री जी ने सरल, निश्चल और तपस्वी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है और जिनके प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा थी। अच्छा, यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर दें। इस चर्चा का उद्देश्य पुस्तक में वर्णित किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या उसका खंडन करना बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ केवल उस ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सच की पड़ताल कर रहे हैं जिसे लेखक ने जिया और अपने संस्मरण में ईमानदारी से दर्ज किया। और वो पड़ताल जरूरी भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उस चेतावनी को अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो राजनीति सच में एक ब्लैक होल की तरह व्यवहार करती है। कैसे? देखिए, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वो हर चीज को, यहां तक कि प्रकाश को भी निगल लेता है। कुछ भी वापस नहीं आता। हाँ, तो राजनीति का गुरुत्वाकर्षण भी अक्सर इंसान की संवेदनाओं, उसकी करुणा और उसकी मानवता को निगल कर उसे एक कठोर मशीन बना देता है। सही बात है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर चेतावनी के बावजूद जब शास्त्री जी राजनीति के इतने ऊंचे पदों तक पहुंचे, तो क्या वे इस ब्लैक होल में डूबने से बच पाए? ये सवाल इस पूरे गहन अध्ययन का निष्कर्ष बिंदु है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चिंता पूरी तरह से यथार्थ पर आधारित थी। लेकिन भौतिकी का नियम क्या कहता है? एक गुरुत्वाकर्षण को हराने के लिए उससे भी अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो राजनीति की उस खींचने वाली ताकत का मुकाबला शास्त्री जी ने अपने भीतर के उस चंदन के वन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से किया। ओहो, यानी बाहर की राजनीति के शोर को उनके भीतर की स्मृतियों ने शांत कर दिया। बिल्कुल। जिन सत्पुरुषों और महान हस्तियों का स्नेह उन्हें मिला था, चाहे वे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जैसे आध्यात्मिक गुरु हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे जैसे साहित्यिक दिग्गज हों, या फिर दीनदयाल उपाध्याय जैसे उनके राजनीतिक आदर्श हों, इन सभी की सुधियां यानी इनकी यादें ही वो सघन ऊर्जा थी जिसने उन्हें उस ब्लैक होल में गिरने से बचाया। क्या बात है। मतलब जब इंसान चंदन के वन से गुजरता है ना, तो भले ही वो बाद में कितनी भी धूल भरी सड़कों पर जाए, चंदन की महक उसके अस्तित्व का हिस्सा बन ही जाती। वो खुशबू साथ रहती है। हाँ, तो इन महान लोगों के विचारों की संगत ही वो कवच थी जिसने राजनीति की कठोरता को उनकी मनुष्यता तक पहुंचने नहीं दिया। ये एक बेहद सशक्त विचार है। मतलब ये इस बात को स्थापित करता है कि आप किस बाहरी माहौल में रह रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये कि आप अपने भीतर किन विचारों, किन किताबों और किन लोगों की स्मृतियों का संसार लेकर चल रहे हैं। सही कहा। उनका वो भीतरी वन इतना घना था कि सत्ता का लालच उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
और यही वो मूल कारण है कि सुधियां उस चंदन के वन की केवल एक साधारण आत्मकथात्मक पुस्तक नहीं है। यह विष्णुकांत शास्त्री जी का उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक विनम्र तरीका है जिन्होंने उनके मनोवैज्ञानिक और वैचारिक ढांचे को उस रूप में गढ़ा जहां वे बिना अपनी आत्मा खोए दुनिया के सबसे शोरगुल वाले मंच पर भी शांति से खड़े रह सके। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक सूत्र में पिरोए ना, तो ये संस्मरण हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। जी। ये सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे, विशिष्ट और विचारशील लोगों के संपर्क में आता है तो वो मुलाकातें केवल कुछ घंटों की नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे मुलाकातें और उनकी यादें जीवन भर चंदन की तरह हमारे विचारों को और हमारे कर्मों को महकाती रहती हैं। और आज के संदर्भ में तो इस चर्चा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, वो कैसे? क्योंकि जानकारी जुटा लेना, इंटरनेट से तथ्य पढ़ लेना आज बहुत आसान है, लेकिन उन तथ्यों, उन मुलाकातों और उन पुस्तकों से अपने जीवन के लिए एक ऐसा रक्षा कवच तैयार करना जो आपको मुश्किल वक्त में अमानवीय होने से बचा ले, यही तो ज्ञान की असली सार्थकता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने शुरुआत की थी एक शांत अध्ययन कक्ष और एक राजनीतिक चौराहे की द्वंद्व से। जी। विष्णुकांत शास्त्री जी की जीवन यात्रा यह प्रमाणित करती है कि यदि भीतर के अध्ययन कक्ष की स्मृतियां जीवंत और मजबूत हों तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी चौराहे पर खड़े रहकर अपनी दिशा और अपनी मानवता को सुरक्षित रख सकता है। स्मृतियां केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं है, वे भविष्य में सही दिशा चुनने का कंपास भी हैं। क्या बात है। और स्मृतियों की इसी ताकत पर विचार करते हुए मैं आज की इस चर्चा का समापन एक सवाल के साथ करना चाहूंगा। जी। आज के इस अत्यधिक तेज डिजिटल युग में जहां हमारी ज्यादातर मुलाकातें स्क्रीन्स के पीछे से होती हैं, ऐसा चंदन का वन छोड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर हमारी स्मृतियां बिना किसी खुशबू के, बिना किसी एहसास के, किसी क्लाउड सर्वर के ठंडे और अंधेरे कोने में महज डेटा बनकर दफन हो जाएंगी? सोचिएगा जरूर।